जय हिंद साथियों। तो आज के क्लास में जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल रहमान डकैत की तरह है और आज आपको सारे क्वेश्चन धुरंधर की तरह लगाना है और सभी क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है। तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सबसे जो आपका स्कोरिंग आपका रहने वाला है आज का वो रहने वाला है आपका मैथ का क्वेश्चन। यानी कि आज आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं 45 क्वेश्चन का टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप 2026 में अपने आप को इंडियन आर्मी में देखना चाहते हैं तो इस क्लास में आज आपको 45 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीर पद पर जो टेस्ट लिए हैं ना उसमें से आप लोग 2 टेस्ट जो है डेली लगाते होंगे। तो जाइए अभी भी टाइम है, जिन लोगों ने नहीं बाय किया है ना बाय करके और वहां पर डेली 2 टेस्ट को जरूर लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करिए आज के रहमान डकैत वाले क्वेश्चन को और धुआं धुआं करना है। तो देखिए यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। यानी कि वंदे मातरम जो है ना ये आपका राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय सॉन्ग है आपका, ठीक है ना। तो ये जो है कौन से पुस्तक से लिया गया है। तो इनका आंसर, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आना चाहिए, आनंद मठ। आनंद मठ जो है ना आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है। आप एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि आनंद मठ जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आप लोगों के लिए जानना है। अगर पता है तो मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट में कर दीजिए इसको कि आनंद मठ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी आएगा उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर इनके जो ऑथर है ना ये कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक ना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप एग्जाम में कभी कभी ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कहाँ गाया गया था, इसको सबसे पहले कहाँ गाया गया था। तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना 1896 में हुआ था, ठीक है ना, उसमें ये पहली बार गाया गया था। और इसमें गाने का समय जो होता है ना, गाने का समय लगभग 65 सेकेंड होता है, यानी कि 65 सेकेंड में इसको गाया जाता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक जो है वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है और इनके ऑथर कौन है, इनके ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। भारत का कोकिला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा इससे जुड़ा हुआ, पहले आंसर लगा लीजिए। अगर आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आया है यानी कि सरोजनी नायडू आया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रहमान डकैत वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सरोजनी नायडू के बारे में अलग अलग तरीके से आप एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ पर सरोजनी नायडू तो भारत की कोकिला कहा ही जाता है, उनको कहा ही जाता है। और ये जो है ना ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी कि गवर्नर। कौन बनी, गवर्नर वुमेन कौन बनी, तो ये बनी आपका सरोजनी नायडू बनी। और कौन से स्टेट का बनी, तो ये बनी यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पहला महिला गवर्नर कौन है, तो आपका सरोजनी नायडू है जो भारत का पहला महिला गवर्नर है, ठीक है ना। साथ साथ में इनके बारे में एक पॉइंट और जानना है कि ये कांग्रेस का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारतीय जो है पहला महिला वो कौन है, तो सरोजनी नायडू। यहाँ पर लिख लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले, यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी, तो ये बनी आपका सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर 2 पॉइंट जो है ना ये आपका पहला गवर्नर जो यूपी का बना और दूसरा जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। लेकिन वही बात यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन आएगा कि पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली, तो वो तो एनी बेसेंट, आपको तो पता ही होगा। एनी बेसेंट जो थे ना ये पहली महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। भारतीय के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपका कौन है, तो सरोजनी नायडू आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1925 में। कब बनी थी, 1925 में बनी थी ये पहला महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई। आप एग्जाम में आएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई, आप एग्जाम में आएगा पानीपत की पहली लड़ाई। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ दे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था किसके बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ मैं करवाऊंगा, पहले आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर आप लोग क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 1761। यानी पानीपत का जो तीसरा जो लड़ाई हुआ था ना, थर्ड बैटल जो हुआ था ना, कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। ठीक है ना। अब आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसके बीच में हुआ था, यहाँ पर किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली किसके साथ, तो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, और प्लस में यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मराठा, क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मराठा लिख देता हूँ। यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग, ये जो लड़ाई हुआ था ना पानीपत का तीसरा लड़ाई, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। वही बात यहाँ पर एक पॉइंट और जान लीजिए, ये पहली लड़ाई जो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था, अगर पता है तो आंसर कमेंट में करते रहिएगा मुझे, ठीक है ना, आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे साथ आंसर लगा रहे हैं और आपको भी अच्छा लग रहा है। और आपको अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार लाइक भी कर देंगे, तभी मैं समझ जाऊंगा। लाइक करने में बिल्कुल 1 सेकंड का वक्त जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था, ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था, 1526 में हुआ था पहली लड़ाई। और ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी। कौन है, इब्राहिम लोदी, याद कर लीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुआ था। और दूसरा लड़ाई कब हुआ था, दूसरा लड़ाई हुआ था आपका ये 1556 में। कब हुआ था, 1556 में, 1556 में लड़ाई हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। किसके हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यानी कि आपको तीनों लड़ाई याद रखना है, और तीनों लड़ाई जो है किस किस के बीच में हुआ था ये आपको याद रखना है। आप एग्जाम में इतना ही में से क्वेश्चन आएगा, पानीपत वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पानीपत से क्वेश्चन से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुआ था और ये कब लड़ा गया था। तो तीनों चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर, और तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को फिर से धुआं कर दीजिए आप लोग। तो अगले क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पर है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। इसरो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। चलिए यहाँ पर बेंगलुरु जो है ना कौन से स्टेट में है, बेंगलुरु जो है ये कौन से स्टेट में है, तो ये आपका दिया गया है कर्नाटक में। कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो बेंगलुरु कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। और इनका जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, यानी इसरो का स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 को, 1969 को हुआ था। और ये कौन सा दिन था, 15 अगस्त था। क्या था, 15 अगस्त था, 15 अगस्त 1969 को ये इसरो का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है आपका कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है। तो सभी को पता होगा यहाँ पर, और जिनको नहीं पता होगा तो समझ सकते हैं कि इंडिया में रहने वालों को अगर ये पता नहीं है कि यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो जानते हैं। और इतना आसान सा क्वेश्चन दिया हूँ ताकि ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आए हुए हैं और क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और जान लीजिए। चलिए इसका आंसर पहले देख लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बरगद आपका यहाँ पर आंसर है। और यहाँ पर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आएगा, बताइए राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं फ्लावर की बात करूँ, यहाँ पर किसका बात करूँ, फ्लावर की बात करूँ, तो फ्लावर कौन सा है, तो आपका लोटस है। क्या है, लोटस है, जिसे हम क्या कहते हैं, कमल का फूल। कमल का फूल क्या है, आपका राष्ट्रीय फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है। वही बात मैं बात कर दूं यहाँ पर कि बताइए फ्रूट कौन सा है, क्या है, फ्रूट कौन सा है, यानी कि फल कौन सा है, तो फल जो है आपका मैंगो है। कौन सा है, तो आपका मैंगो जो है ना आपका, ये आपका फ्रूट है। वही बात मैं कहूँ कि आपका बताइए जलीय जीव कौन सा है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल बोलूँगा मैं, एनिमल बोलूँगा, एनिमल बोलूँगा, समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो आपका शेर है आपका, ठीक है ना, बाघ है आपका। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा हूँ जलीय जीव, जलीय मतलब कि एक्वेटिक एनिमल। कौन सा, एक्वेटिक एनिमल, जो कि जल में रहने वाला। तो यह आपका कौन सा है, यह आपका है डॉल्फिन। क्या है, डॉल्फिन है। क्या है, डॉल्फिन है। आप लोग एक बार कमेंट करिए यहाँ पर डॉल्फिन और व्हेल में, कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर जिनको पता होगा यहाँ पर व्हेल है तो वहाँ पर व्हेल में कौन कौन सा है आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउटफुल में आ जाएंगे। बताइए डॉल्फिन है या व्हेल है। जिन लोगों को भी जिसको डाउट होगा ना, एक बार गूगल सर्च मार के देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाद बाकी चलिए इतना से मैं करवा दिया हूँ, इतना ठीक है। चलिए एक बार कमेंट में करिए यहाँ पर, बताइए नेशनल एंथम कौन सा है, नेशनल एंथम कौन सा है, नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, एक बार आप कमेंट में करके मुझे बता दीजिए, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में ये इसका हेडक्वार्टर है। और जेनेवा कहाँ पर है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है ये आपका, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है जेनेवा आपका, ठीक है ना। अब ये कि इसके स्थापना करने वाले कौन थे, रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले कौन थे। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इसका नाम याद करने के लिए, क्योंकि इनको जो है पहला नोबेल का शांति पुरस्कार का मिला था। पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था उनको। किसको, इसके फाउंडर को, रेड क्रॉस के फाउंडर को। तो रेड क्रॉस के फाउंडर का नाम क्या है, तो इसके जो फाउंडर है ना, यहाँ पर FOUNDR, फाउंडर के जो नेम है ना, ये आपका हैरी ड्यूनेंट है। क्या है, हेनरी ड्यूनेंट है। हेनरी ड्यूनेंट मैं कहता हूँ, ठीक है, ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनके फाउंडर का, इनको जो है ना पहला यानी कि फर्स्ट पीस प्राइज किसका, देखिए यहाँ पर मैंने लिखना छोड़ दिया, यहाँ पर नोबेल का पहला शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, ये हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, जो कि रेड क्रॉस के स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। चलिए एक पॉइंट और आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दिवस बोलेंगे या फिर डे बोलेंगे, ठीक है ना। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, यह हर साल मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है, तो 8 मई को हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि रेड क्रॉस दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो आपका 8 मई को मनाया जाता है। भले ही इसके फाउंडर आपको नाम याद रहे न रहे, लेकिन ये चीज़ आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय याद कर लीजिएगा और इसका जो आपका रेड क्रॉस दिवस होता है ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए इतना ही काफ़ी है इस रेड क्रॉस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है ना, ये इंडिया का, ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। देखिए सबसे ऊंचा चोटी कहा जाता है K2 है। K2 मतलब कि गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये कहाँ पर है, तो ये आपका POK में है, यानी कि भारत में ही है, लेकिन पूरी तरीके से भारत में नहीं है। ये जहाँ पर भारत में कहाँ पर है, जहाँ पर उसको पाकिस्तान जो अधिग्रहण कर लिया है ना, वहाँ पर है। इसीलिए कह सकता हूँ कि K2 जो है ना, ये आपका पूरी तरीके से भारत में नहीं है। लेकिन कंचनजंगा जो है बिल्कुल ये भारत में है। तो या पहले यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या है, कौन से राज्य में है, तो उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा आपको कुछ पॉइंट। तो कंचनजंगा जो है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो सिक्किम में। कहाँ पर है ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है ये, सिक्किम में है। और ये भारत का सबसे ऊँचा चोटी है। भारत का सबसे ऊँचा चोटी कौन सा है, ये आपका कंचनजंगा है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर बोला जाएगा कि बताइए यहाँ पर अगर POK की बात छोड़ दूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, महाभारत की रचना किसने किया था। महाभारत का, देखिए महाभारत जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्यों महाकाव्य है, इसमें दिया गया है ना, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 लाख से अधिक श्लोक दिया गया है। 1 लाख से अधिक श्लोक दिया गया है, इसलिए विश्व का सबसे ये बड़ा महाकाव्य है। और ये महाभारत को ही और किस नाम से जानते हैं, देखिए महाभारत को पुराणों में किस नाम से जाना जाता था, तो जय संहिता के नाम से। किससे, यहाँ पर जय संहिता क्या कहते हैं, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर जय संहिता किसको कहते हैं, तो महाभारत को पुराणों में इस नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसकी रचना करने वाले व्यक्ति कौन है, इनके रचना करने वाले व्यक्ति कौन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में आपका हो जाएगा बी में, जो हो जाएगा वेद व्यास। तो वेद व्यास करने वाले बच्चे आप बिल्कुल सही हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चन को धुआं करिए और यहाँ पर 1-2 पॉइंट और जान लीजिए जो कि आप एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है यहाँ पर, ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए यहाँ पर बताइए यहाँ पर
कि यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा कोई एक पुस्तक का नाम बताइएगा, कालिदास के द्वारा कोई एक पुस्तक का नाम बताइएगा, वाल्मीकि के द्वारा कोई लिखा गया एक पुस्तक का नाम बताइएगा। किसी का भी पता है ना तो एक बार कमेंट में करिए आप लोग, लेकिन अभी मैं बोलूँगा अभी कमेंट में करिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता है होगा तभी आप लोग सर्च करके भी डाल देंगे तभी अच्छा है मेरे लिए, ताकि आपको उस बहाने भी तो आपको कुछ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति का जो दिया हूँ नाम यहाँ पर, उसमें से एक एक पुस्तक याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है हर साल, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल के दिन ही इनका स्थापना हुआ था। तो 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, किसका? WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को ये स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए और जाना जरूरी यहाँ पर है, इसके में जो है ये जो है चलिए यहाँ तो दिया ही गया, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ दे दिया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका दिया गया कहाँ पर, तो ये आपका जेनेवा में। कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए जेनेवा जो है ना, बताइए कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है? कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है जेनेवा जो है ना, कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है? इसको आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिवस के बारे में चर्चा है ना, तो एक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा आप लोग बताइए मुझे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि ह्यूमन राइट्स डे क्या है? चलिए एक ही बताइए, चलिए एक ही काफ़ी है आपके लिए यहाँ पर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपके लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ कि बताइए गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा, देखिएगा गरबा के बारे में आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। इसके अलावा पंजाब के बारे में क्वेश्चन आता है, गुजरात में आता है, राजस्थान के बारे में आता है, महाराष्ट्र के बारे में आता है। ये सब क्वेश्चन जो आता है आपका आता है ना, ये आपका स्टैटिक जीके में आता है। और इसमें से एक क्वेश्चन जो है ना 100% आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन के देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना। डांस के बारे में, यहाँ पर गरबा के बारे में दिया गया है। तो गरबा जो है ना कौन से राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर गरबा जो है ना कौन से राज्य का है? ये आपका गुजरात का है। क्या है? गुजरात का हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। गुजरात का क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात का एक और है, क्या है? डांडिया। क्या है? डांडिया याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? यहाँ पर डांडिया याद कर लीजिए। डांडिया क्या याद कर लीजिए? डांडिया याद कर लीजिए। डांडिया जो है ना कहाँ का है? तो ये गुजरात का ही है। किसका है? ये गुजरात का ही है। डांडिया और गरबा ये स्पेशली कब होता है? स्पेशली कब किया जाता है? ये किया जाता है ज़्यादातर नवरात्रि में। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? नवरात्रि में ये डांस किया जाता है, गरबा और ये डांडिया जो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट और जान लीजिए यहाँ पर पंजाब के बारे में। यहाँ पर पंजाब, देखिए पंजाब के बारे में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, वो आता है भांगड़ा। क्या आता है? भांगड़ा। क्या आता है? भांगड़ा आता है एक आता है आपका गिद्धा। क्या आता है? गिद्धा डांस। ये पंजाब के बारे में क्वेश्चन आता है। चलिए राजस्थान के बारे में क्या क्वेश्चन आता है? राजस्थान के बारे में क्या क्वेश्चन आपके लिए आएगा? डांस के बारे में आएगा तो ये आपका आएगा घूमर। आपने देखा भी होगा ना घूमर। क्या आ जाएगा? घूमर आता है राजस्थान के बारे में। और महाराष्ट्र के बारे में एक बताइए जो आपके एग्जाम में आ सकता है। महाराष्ट्र के बारे में बताइए मुझे। तो महाराष्ट्र में क्या आता है? महाराष्ट्र के लिए क्या आता है? तो महाराष्ट्र के लिए आता है आपका लावनी आता है। क्या आता है? लावनी डांस है। लावनी डांस क्या आएगा? महाराष्ट्र के लिए आएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा मुझे कि बताइए आंध्र प्रदेश का डांस क्या है? आंध्र प्रदेश का डांस क्या है? एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। किसका? तो आंध्र प्रदेश का कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका देख लीजिए यहाँ पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए यहाँ पर एक से मैं आपको ले रोकना चाहूँगा आप लोगों को। जब भी मैं बोलता हूँ आप लोगों को कमेंट में करिएगा, तो कमेंट करने का आप लोग कोशिश ज़रूर करिएगा। क्या करिएगा? कमेंट करने का आप कोशिश ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन जो होगा आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। रिवीजन करना बेस्ट हो जाएगा। और रिवीजन के लिए आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है? डेली टेस्ट लगाना। क्या करना है? डेली टेस्ट लगाना है आपको।
देखिए तो टेस्ट जो है ना स्पेशल आपके टी आर्मी के लिए मैंने वीर पद के एप्लीकेशन पर मैंने टेस्ट डाल दिया है। और वहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ पर डेली दो टेस्ट लगाइए। क्या करिए, डेली दो टेस्ट लगाइए और एनालाइज करिएगा। यानी कि एनालाइज करने से ये होगा ना, आपका जो वीक एरिया है ना वो पता चलेगा आपको। देखिए टेस्ट में तो कुछ ना कुछ मैंने प्राइस रखा है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि मैंने बस बेचने के लिए किया है। देखिए आपका जो कुछ सपोर्ट आता है ना 150 रुपये का, वो हम लोगों के लिए हेल्प हो पाता है, तभी हम लोगों के लिए इतना टाइम मिल पाता है, तभी हम लोग टाइम निकालते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि मैं एक तरफा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो उसके तब मैं प्राइस और कम कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए और भी हेल्प हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना, वो कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दूसरे राष्ट्रपति कौन है? दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? दूसरे राष्ट्रपति बने आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने। कौन बने? दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? चीन की जो करेंसी है वो क्या है? चीन का करेंसी तो ये आपका हो जाएगा युआन। क्या हो जाएगा? रुआन क्या हो जाएगा आपका? चीन का करेंसी हो जाएगा। किसका करेंसी हो जाएगा? चीन का करेंसी हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि चीन का कैपिटल क्या है, चीन का कैपिटल क्या है। चलिए अगर आप कमेंट में कर सकते हैं इतना सारा क्वेश्चन जितना मैं बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट आप जरूर करिए, क्लास में देखिए और कमेंट करिए चीन का कैपिटल का नाम क्या है, चीन के कैपिटल का नाम क्या है। अब बताइए येन जो है ना किसका करेंसी है? तो आप जानते हैं येन जो आपका जापान का करेंसी क्या है? येन है। डॉलर बहुत सारे कंट्री का डॉलर है। तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा डॉलर किस किस का है। तो डॉलर के बारे में नहीं बताता हूँ, डॉलर बहुत सारे कंट्री का यहाँ पर है। बताइए रूबल जो है ना कौन से कंट्री का है? रूबल जो है ना आपका रसिया का। किसका है? रूस का है। किसका है? रूस का क्या है कैपिटल? आपका रूबल है। किसका है? रूबल है। बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का क्या है? अब बांग्लादेश के बारे में याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश के बारे में अभी बहुत न्यूज़ में था ना, इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? बांग्लादेश का करेंसी क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? बांग्लादेश का करेंसी क्या है? तो करेंसी जो आपका है वो क्या है? टका है। क्या है? टका है। क्या है? टका जो है ना इसका करेंसी है। क्या है? टका जो है इसका करेंसी है। आप लोग कैपिटल खुद से सर्च कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो, यानी बांग्लादेश का कैपिटल आप लोग खुद से सर्च करके देख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। बांग्लादेश के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है? ठीक है ना। भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है जो एक्टिव सर्विस में होता है? क्या होता है? एक्टिव सर्विस में होता है। उसमें जो सबसे बड़ा रैंक होता है वो किसका होता है? तो यहाँ पर भारतीय सेना में सबसे बड़ा रैंक जो होता है ना वो कौन होता है? जनरल का होता है। क्या होता है? जनरल का होता है, सबसे बड़ा रैंक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए एक क्वेश्चन एक और जानना जरूरी आपके लिए है। देखिए भारतीय सेना हमारे क्या सेना 3 टाइप में बांटा गया है, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। कौन कौन सा आता है? यानी कि इंडियन आर्मी होता है, इंडियन एयरफोर्स होता है, ठीक है ना, और इंडियन नेवी होता है। क्या होता है? इंडियन नेवी होता है। और तीनों सेना का जो आपका चीफ होता है ना, तीनों सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? उसका हेड जो होता है ना बोलेंगे प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का जो स्थापना किया गया था ना किसके द्वारा? तो ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा यह आर्य समाज का स्थापना किया गया था। और उनके द्वारा एक दिया गया था नारा। वो कौन सा था? यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा दिया गया है ना। नारा का नाम क्या है? नारा का नाम क्या है? यह है वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। क्या है? लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो जो है ना यह आपका नारा है किसका? तो दयानंद सरस्वती का है। ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और याद कर लीजिए, ये जो आपका आर्य समाज का स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? ये कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था ना, यह स्थापना हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? ये मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। तो याद कर लीजिएगा कि आर्य समाज का स्थापना हुआ था मुंबई में। और ये कब हुआ था? तो 1875 में। किसके द्वारा किया गया था स्थापना आर्य समाज का? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। और उनके द्वारा जो एक नारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है वो आता है वेदों की ओर लौटो। क्या आता है?
वेदों की ओर लौटो। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना पॉइंट मैं करवा रहा हूँ ना, सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट जो है ना आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आप लोग मिस मत करिएगा एक भी पॉइंट को, और अपने एग्जाम में पास करिए और धुरंधर बनिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है, फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इंडिया का सबसे बड़ा जो है ना, वो कौन सा है। ये आपका हो जाएगा वुलर झील। क्या हो जाएगा, वुलर झील। और वुलर झील जो है ना कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। वही बोलूँगा सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है, तो आपका चिल्का झील हो जाएगा। वो कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार के बारे में याद कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार के बारे में एक क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा, क्योंकि हाल ही में इसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार यहाँ पर। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन है कि कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया जाता है 6 क्षेत्र में। किस में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। तो किस किस फील्ड में दिया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्षेत्र में मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला क्षेत्र याद कर लीजिएगा आप लोग। ये दिया जाता है पहला में फिजिक्स में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका फिजिक्स में दिया जाता है, यानी कि भौतिकी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है भौतिकी में। याद कर लीजिएगा, पहला दिया जाता है भौतिकी में। दूसरा किस में दिया जाता है आपका, दूसरा दिया जाता है साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, तो साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, तो साहित्य में दिया जाता है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेचर। क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। दूसरा आपका साहित्य में दिया जाता है। तीसरा किस में दिया जाता है, तो तीसरा दिया जाता है आपका केमिस्ट्री में। किस में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है। CHEMISTRY, ठीक है ना। केमिस्ट्री में दिया जाता है कि रसायन शास्त्र में दिया जाता है। और चौथा किस में दिया जाता है, तो चौथा दिया जाता है आपका मेडिसिन में। किस में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है। यहाँ पर याद कर लीजिए, यहाँ पर मेडिसिन। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा साफ करता हूँ। यहाँ पर मेडिसिन याद कर लीजिए। किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका मेडिसिन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, तो मेडिसिन में दिया जाता है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। किस में दिया जाता है, तो इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। ECONO, इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है आपका, यानी कि अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। इसके अलावा जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपका छठा वाला, यह आपका पीस में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, पीस, यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये अवार्ड जो है ना, ये कहाँ दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है। यहाँ पर ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है, ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है आपका स्वीडन में। कहाँ दिया जाता है ये अवार्ड दिया जाता है आपका किस में, कहाँ पर दिया जाता है, स्वीडन में। कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। कौन सा अवार्ड, मैंने 5 ही अवार्ड का यहाँ पर टारगेट किया है। यहाँ पर फिजिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स का। लेकिन यहाँ पर है पीस का अवार्ड जो है ना दूसरी जगह दिया जाता है। वो कहाँ दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका नॉर्वे में। कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का एक ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे में दिया जाता है। बाद बाकी जो और क्षेत्र का पुरस्कार है कहाँ दिया जाता है, ये स्वीडन में दिया जाता है। तो ये जो है आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर ये जो अवार्ड है कब दिया जाता है, ये अवार्ड कब दिया जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है आपका हर साल 10 दिसंबर। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है अवार्ड। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी एग्ज़ाम आपका जनवरी में एग्ज़ाम आने वाला है आपका। ये दिसंबर से आपका उठा लेगा आपका 1 पॉइंट और पूछ लेगा कि बताइए ये अवार्ड जो है ना कब दिया जाता है और ये कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है। सारा चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ बता दिया है मैंने। और करंट अफेयर में आप लोग ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि बताइए कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जो है ना इस बार का शांति में किसको मिला था, बताइए फिजिक्स में किसको मिला था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाएगा। तो एक बार इसको रिवीजन दे करके देख लीजिएगा। बाद बाकी मैं करंट अफेयर का भी क्वेश्चन लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि उसका भी आपका क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित में है। देखिए ताजमहल जो है ना कौन से नदी के किनारे में स्थित है। तो ताजमहल जो है ना कौन से नदी के किनारे में स्थित है। तो ताजमहल जो आपका है ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, ताजमहल जो है आपका यमुना नदी के किनारे में स्थित है। अब देखिए यमुना नदी के किनारे में आपका 2 सिटी और याद कर लीजिए। कौन याद कर लीजिए, एक दिल्ली याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए,
या आपका दिल्ली याद कर लीजिए, और दूसरा याद कर लीजिए आपका मथुरा याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? मथुरा याद कर लीजिए। यानी कि आपका दिल्ली और मथुरा जो है ना, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये आपका यमुना नदी के किनारे में स्थित है। कहाँ पर है? ये आपका यमुना किनारे स्थित है। और ये आपका ताजमहल जो है ना, कौन सी सिटी में है? ये आपका कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। आगरा कहाँ पर है? तो आपका यूपी में है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में है, और ये यूपी में है। अब देखिए यहाँ पर एक कमेंट करिएगा आप लोग, यूपी से कौन कौन से क्लास को देख रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से बच्चे यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं। एक बार आप लोग अपने सिटी का नाम कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ये सभी को पता होगा। यहाँ पर हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर कहा जाता है। अब यहाँ पर उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? उसके जन्म दिवस को, उसके बर्थडे को किस रूप में हम लोग मनाते हैं? तो उसके बर्थडे को हम लोग क्या बनाते हैं? स्पोर्ट्स डे के रूप में। क्या बनाते हैं? स्पोर्ट्स डे के रूप में, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में बनाते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके याद में? ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसको कि हॉकी के जादूगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हॉकी के जादूगर को कहा जाता है। देखिए आप लोग मेहनत पूरा जी जान से लगाइए। बहुत देखिए इंडियन आर्मी वाले बच्चे होते हैं, बहुत कमज़ोर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम ब्रेव होते हैं, और सभी बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं, इतना मुझे पता है। देखिए आप लोगों ने फिजिकल निकाल लिया है, बस आपका रिटन बाकी है, तो जान जी एक लगाकर आप लोग कर दीजिए और बोल लीजिए यहाँ पर कसम खा के, मुझे इस बार जैसे तैसे आपको निकालना ही है अपने एग्जाम को। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि संसद के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए यहाँ पर संसद के संयुक्त सत्र का जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? ये करता है आपका लोकसभा स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लेकिन बुलाता कौन है? तो बुलाएगा आपका प्रेसिडेंट। कौन बुलाएगा? बुलाएगा आपका प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति ही बुलाएगा। कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा ज्वाइंट सेशन। लेकिन अध्यक्ष का कौन बनेगा? ये बनेगा आपका कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसे करेगा, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष ही बनाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, ये राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, या बोलेंगे चेयरमैन, या बोलेंगे प्रेसिडेंट, कभी कभी एग्जाम में आता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? याद कर लीजिएगा यहाँ पर, राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? ये होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? तो राज्यसभा का आपका सभापति होता है। लेकिन वही बोलेंगे यहाँ पर कि बताइए लोकसभा का जो हेड कौन होता है? तो आपका जानते हैं लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है ना। अभी के टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा का स्पीकर कौन है? एक बार आप लोगों को मैंने करवा दिया है क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट इसका भी करिएगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन है। लोकसभा का अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है? ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और नहीं पता है तभी आप लोग सर्च करके यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पर, नहीं तो नोट बनाकर रख लीजिएगा यहाँ पर कि लोकसभा स्पीकर कौन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और श्रीनगर का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका सम्राट अशोक ने। किसने किया था? सम्राट अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया था। और ये कौन से नदी के किनारे में स्थित है? ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? ये जो आपका है झेलम नदी के किनारे। किसके नदी? ये आपका झेलम नदी। याद कर लीजिए यहाँ पर क्या कैसे लिखो? यहाँ पर झेलम रिवर के किनारे स्थित है आपको कौन? श्रीनगर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा ये अशोक के बारे में। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा सम्राट अशोक के बारे में। बताइए कौन से युद्ध के बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो आपका अशोक जो है ना, ये कौन से युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया? कौन से धर्म के बाद? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये जो है आपका, मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ये आपका था कलिंग का युद्ध। किसका था? कलिंग का जो वॉर हुआ था ना, कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना, ये उसके बाद से बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कौन? तो सम्राट अशोक ने, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका है रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ताकि आपको मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा। जो बच्चे नहीं किए हैं ना, उन बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है? रक्त का शुद्धिकरण जो होता है आपका किडनी में होता है। कहाँ पर होता है? किडनी में, यानी गुर्दा में होता है। कहाँ होता है? ये आपका गुर्दा में होता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है आपका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? ये होता है आपका फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब यहाँ पर चींटी के डंक में पाया जाता है। अब देखिए चींटी के डंक में बोलें या फिर इसके अलावा और क्या याद करेंगे? चींटी का डंक बोलें या बिच्छू का बोलेंगे? किसका बोलेंगे? बिच्छू का। बिच्छू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन बोलते हैं। स्कॉर्पियन बोलूँ या फिर इसको हिंदी में क्या बोलता हूँ? बिच्छू। क्या बोलते हैं? बिच्छू बोलते हैं। बिच्छू के डंक में, और यहाँ पर चींटी यानी कि एंट के, और इसके अलावा में बी याद कर लीजिए। बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। वही बात यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में, बताइए दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में यानी कि कर्ड में, कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ये दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। वही बात बोलूँगा मैं, बताइए सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। वही बात बोलूँगा नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आपका दिया गया है ना, ये आपका नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है। ठीक है। ये सब सभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व जो होता है ना, ये आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। इसका संकेत क्या होता है? एच होता है। क्या होता है? एच को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ये सबसे हल्का तत्व होता है। क्या होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन है। क्या है? सबसे हल्का तत्व ये आपका हाइड्रोजन है। और ये आवर्त सारणी में, ये आपका पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, आवर्त सारणी में ये पहला है और सबसे हल्का है। और इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भविष्य का, यानी कि फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है। फ्यूचर का ईंधन, यानी कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ये आपका हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके लिए जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बताइए सबसे हल्का तो होता है, लेकिन बताइए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है आपका? तो हीलियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ये आपका बैलून में, क्या किसमें पाया जाता है? ये बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। अब देखिए हीलियम गैस तो भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये इसमें क्या होता है? ये ज्वलनशील नहीं होता है। क्या होता है? ये ज्वलनशील नहीं होता है। ये हवा से हल्का होता है, उसमें हीलियम गैस भरता है ना, तो इसलिए बैलून क्या होता है? ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा जाता है? हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। क्या होता है? ये ज्वलनशील होता है, आग लगने का डर रहता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं भर के हीलियम गैस भरा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी में यूज़ किया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है ना, ज़्यादातर बच्चों को लगाया जाता है। बच्चे का जन्म होता है और उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो कौन सी बीमारी से बचाने के लिए, कौन सी डिजीज़ से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका आएगा, जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऐसे ही टीका से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। डिजीज़ से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आपका आ सकता है इस बार भी। ठीक है ना। यहाँ पर बीसीजी का टीका जो होता है ना, किससे बचाने के लिए लगाया जाता है? ये बताया जाता है आपका टीबी से। टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है ना, वो कौन सा होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन में दिया गया है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होता है? कौन से तापमान पर? यह आपका -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर क्या होता है? दोनों का क्या होता है? पैमाना समान हो जाता है -40 डिग्री पर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी जिसको भी हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? बांझपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांझपन हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन होता है। ठीक है ना। बाद बाकी विटामिन ए तो जानते ही हैं, विटामिन ए से कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी में ये
दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कौन से अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, कौन सा अधातु, कौन सा अधातु, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन सा अधातु। अधातु, अधातु बोले और धातु, धातु अलग है, क्या है, धातु अलग है और धातु अलग है। ये आपका है नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है आपका मेटल है, क्या है, ये मेटल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है अधातु। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ये ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन जो होता है ना, कमरे के तापमान पर क्या होता है, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। लेकिन वही बात यहाँ क्वेश्चन होता है कि बताइए धातु कौन सा है, धातु कौन सा हो जाएगा जो तरल अवस्था में पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, पारा। पारा जो है ना, ये आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, धातु है। एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, धातु और अधातु को समझ लीजिएगा। अगर धातु बोलेगा तो यहाँ पर पारा याद रख लीजिएगा, यानी कि पारा को क्या बोलते हैं, तो मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं पारा को, ठीक है ना। ये आपका धातु है, लेकिन अधातु वाला जब भी आएगा तो अधातु में क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है आपका कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी से कहते हैं, बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, ये मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। बीपी को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो बीपी के मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, सिग्मोमैनोमीटर। याद कर लीजिएगा, सिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अगले में है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। चलिए 32 का आंसर कमेंट भी कीजिए आप लोग, इसका मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही क्वेश्चन आपका कॉमन है, हर बच्चे को पता होगा ये बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। कमेंट सभी का मुझे चाहिए इस क्लास में, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं 100% कमेंट चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जो जल का परिवहन होता है ना, ये जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में फिर देख लीजिए, यहाँ पर आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लोगों से एक और है कि आप टेलीग्राम जो लिंक है ना, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम खोल के वहाँ पर आप लोग OnePlus डिफेंस एकेडमी सर्च करेंगे ना, OnePlus डिफेंस एकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर डेली अभी पोस्ट हो रहे हैं क्यूज़, और आप एग्ज़ाम तक ये क्यूज़ चलेगा, तो जाकर आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल आर्मी के लिए ही मैंने बनाया है। सूर्य का ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य के ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है, ये होता है आपका नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी में ये दिया गया है आपका। अब यहाँ पर आपके लिए मैथ का क्वेश्चन आएगा, तो मैथ के क्वेश्चन में आपको 100% करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया गया है 10, आधार दिया गया है 8, तो लंब क्या होगा। यानी कि आपको यहाँ त्रिभुज बना दिया है यहाँ पर, और आपको यहाँ पता करना क्या, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इसका आपका बेस कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो आपका ये कैसे निकालेंगे, ये आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालने के लिए रूट अंडर में क्या कर लीजिए, 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, रूट अंडर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि बताइए ए बी का रेशियो इतना है और बी सी का रेशियो इतना है, तो ए सी का क्या होगा। तो यहाँ पर ए अनुपात बी, या आपका हो जाएगा 2:3, और आपका बी अनुपात में सी है ना। यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, 4 और 5 दिया गया है। इसमें क्या करते हैं, पहले इन दोनों गुना करते हैं, फिर इन दोनों गुना करते हैं, फिर इन दोनों को गुना करके लिख देते हैं। देखिए 4 दूना में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, ये 5 तिया में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। कितना हो गया, 8, 12, 15। क्या पूछ रहा है आपसे, आगे पूछ रहा है ए और सी।
आपका ए आपका ये है, बी ये है और सी ये है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, 8 अनुपात में कितना हो जाएगा 15। किस में दिया गया आपका, ये आपका बी में दिया गया है। और आज आपको मैथ का क्वेश्चन को 100% करना है, मैथ के 15 क्वेश्चन को लगा के आपको जाना है। और जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं ना, मैं बोलूँगा लास्ट तक थोड़ा सा मेहनत करके देख लीजिए, तो एग्जाम भी आपका 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रेशर झेलने का कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 0.3 इंटू में 0.3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0.3 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ये आपका बी में ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि एक गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपको यहाँ पर, जिसका त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर, रेडियस बताया कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता होगा ना, उनके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब यहाँ पर बैठ के आप लोग निकाल के आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा 39 का इस फॉर्मूले पर लगाकर, और यहाँ पर रेडियस 3 दिया गया है ना, गुना करके आंसर कमेंट में आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, 39 का आंसर। और जिनको मैं बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट करने से ये होगा ना, ताकि लगेगा आप लोग भी उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब भी मेरे क्लास को देखते हैं ना, तो पेन और पेपर को लगा के हाथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है। जब आपको नोट भी बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ऐसा नहीं है चलो मैंने कहीं क्लास में हूँ कहीं क्लास देख लिया। जब भी आपको टाइम मिले तभी क्लास को देखिए, जरूरी नहीं है कि अभी मेरा क्लास को देखिए, जब टाइम मिले तब पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। देखिए 300 गुना में 25/100 कर लीजिए, गुना 20/100 कर लीजिए। अब काट लीजिए यहाँ पर, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचा 5 गुना में 10 और 5 पंचे 25, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 3 पंचे 15 बचा, आपका आंसर निकल के आ गया। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको काट के आंसर निकालना था, आंसर निकल के आ गया आपका। इसमें है कि एक कार 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से इतना घंटे में कितना दूरी तय करेगा। आपको यहाँ पर ये टाइम दिया गया है आपका, ये आपका दिया गया है स्पीड दिया गया है, क्या दिया गया है स्पीड दिया गया है आपका। देखिए टाइम और स्पीड दिया गया है आपका। आप बोल रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, आप क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपका डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता है फार्मूला, स्पीड इंटू में टाइम होता है ना, तो 40 गुना में 2.5 कितना हो जाएगा, 4 दूना 80 और 20 100 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जरूर आया होगा। अगले क्वेश्चन में आपका है, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 6 है ना, दो संख्या ऐसा ढूंढिए कि गुना करने पर कितना 6 हो जाए और जोड़ने पर इतना हो जाए। देखिए 3 और 5 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 और 2 है, क्या है 3 और 2 है। देखिए 3 2 को गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये तो आपका दिया गया है 5, ये तो आपका प्लस में है ना, तो बस आंसर में क्या कर लीजिएगा, जो प्लस में रहेगा ना माइनस और माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। यानी कि दोनों को जोड़ने पर है ना, यानी दोनों प्लस प्लस में आएगा, तो आंसर में क्या कर दीजिएगा, साइन इसका उल्टा कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा 3, ये भी आपका माइनस में आ जाएगा 2, जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। बस आंसर निकल के आ गया आपका। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको यहाँ पर, तो कैसे निकालना है देखिए यहाँ पर। देखिए जहाँ आपको टाइम लेना है ना, टाइम ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा आप लोग। देखिए 2 के पावर में कितना रखेंगे हम, देखिए 2 दूना में 4, दूना में 8, दूना में 16, दूना में 32, दूना में 64, यानी कि 2 के पावर में 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसा मान लीजिए 64 को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 के पावर में 6 कर दूँ, और पावर में तो मेरा 2/3 है ही, 2/3 है ही, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं करूँगा इसको 6 को मैं क्या करूँगा बाहर की तरफ करूँगा। 2 तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और पावर में कितना हो जाएगा 2 का ऐसे ही रहेगा, और पावर में कितना हो जाएगा 6 गुना में 2/3, यानी बाहर निकलेगा ना, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो गुना मैंने कर दिया। 3 के पावर में कितना 3 दूना में 6, 2 बचाएगा, और यानी कि 2 के पावर में कितना बन गया 4 बन गया ना। 2 के पावर में 4 कितना होता है, 2 दूना 4 चौका 16 हो जाएगा आपका आंसर। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। बस आपका आंसर निकल के आ गया, कुछ नहीं करना था, बस मैंने समझाने के लिए इतना बोल दिया आपको, बस आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर। इसका बोल रहा है औसत। पहले औसत जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में ना, इसका देखिए डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है,
2 का डिफरेंस है, 2 का है। अब क्या करेंगे, कितना नंबर है, 2 2 4 5 नंबर है ना, तो बीच का संख्या क्या हो जाएगा, इसका एवरेज निकल जाएगा। क्या होता है एवरेज, क्या होता है, बीच का संख्या होता है, क्या होता है बीच का संख्या। आंसर आपका निकल गया 64। बाद बाकी निकालना भी होगा ना, 50 प्लस में 52 प्लस में 54 प्लस में 56 प्लस में 58 बट्टा में कितना कर दीजिएगा 5, तब भी आपका कितना निकल के आएगा, तो 54 ही निकल के आएगा। चेक कर लीजिएगा। जब डिफरेंस बराबर हो ना, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा, बीच की संख्या क्या हो जाएगा, एवरेज आपका हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 150 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है आपका। तो बोल उसका भुजा कितना है, यानी उसका साइड कितना बोल रहा है आपको यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पता है आप लोगों का ना, ये आपका दिया गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, 6a² होता है। क्या होता है, 6a² बराबर 150 दिया गया आपका, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर a² बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटा में 6 कर देंगे, काट कितना हो जाएगा 25, यानी कि a² बराबर कितना हो गया 25। तो कह सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब a बराबर 5 नहीं, यानी कि आप a क्या होता है यहाँ पर, a आपका होता है भुजा होता है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है 12 का क्यूब कितना होगा। तो क्या करना है, 12 गुना में 12 गुना में 12 कर लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। और आप लोगों से मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक का आप लोग क्या याद कर लीजिए, क्यूब रूट का याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। और 1 से लेकर 50 तक का, 1 से लेकर 50 तक का आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए। आपका कैलकुलेशन जो है ना बहुत ही फास्ट हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद कर लीजिए। और ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, आपका आंसर गुना करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन आपका दिया गया आपका इसमें कि बताइए P बराबर इतना दिया है, प्रिंसिपल इतना दिया है, रेट इतना दिया है, टाइम इतना दिया है। तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, SI कितना होगा। बस इसको क्या करना है, गलती कहाँ होगा, गलती कैलकुलेशन में आपका गलती होगा। कैलकुलेशन गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। कैसे क्या हो जाएगा आपका, 500 गुना में 10 गुना में 2 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। यानी फार्मूला में क्या होता है, SI का फार्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है ना। 0 0 कट जाएगा, 100 आपका निकल के आ गया। ऑप्शन बी में दिया गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या देख लीजिए, दो संख्याओं का LCM दिया गया है 30, HCF दिया गया है 5, एक संख्या इतना दिया गया है, तो बोला दूसरी संख्या होगा। यानी कि आप क्या पूछ रहे हैं, सेकंड नंबर पूछ रहे हैं ना, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर का फार्मूला होता है HCF इंटू में LCM बटा में कितना हो जाएगा आपका पहला नंबर, क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। यानी कि HCF दिया गया है 5, LCM दिया गया है 30 और ये दिया गया है पहला नंबर कितना दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है 10। यानी कि 10 या 30, 5 या 15 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 90 गुना में 5/18 करेंगे ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 18 पंचे 90, 5 पंचे 25 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा तो समझ सकते हैं एग्जाम निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए वृत्त का व्यास दिया गया है, यानी कि डायमीटर कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका परिधि। अब यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr फार्मूला होता है। क्या होता है, 2πr फार्मूला होता है। क्या होता है, 2πr फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी बराबर अपना दिया है, तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस बराबर क्या होता है, डी बटा में 2 होता है, यानी कि डायमीटर बटा में 2 होता है। 14 बटा में 2 कर लीजिए, काट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपका रेडियस निकल गया। अब क्या निकालना है, 2πr निकालना है ना, यानी 2 इंटू में 22 बटा में 7 गुना में r कितना दिया गया, रेडियस कितना दिया 7 दिया गया ना, 7 7 कट जाएगा, 22 गुना में 44 आपका निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। ठीक है ना। तो अभी मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं। 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है ना, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी क्लासेस आ रहे हैं सभी को देख लीजिएगा। और वीर पथ के एप्लीकेशन पर जो भी टेस्ट दिया गया है ना, सभी टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी नहीं, ओनली टी आर्मी के लिए। और डेली 2 टेस्ट लगाइए, अभी भी टाइम बाकी है आप लोगों को रिवीजन करने के लिए, तो टाइम निकाल के और डेली 2 टेस्ट को जरूर लगाइएगा आप लोग। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद।